कोलकाता में एक सड़क है, एसपी मुखर्जी रोड। यह सड़क यूं तो शहर के कई अहम हिस्सों को जोड़ती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस सड़क से बीजेपी की यात्रा शुरू होती है, वही सड़क कालीघाट और भवानीपुर से भी जुड़ती है। यहां पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी का घर भी है और ये उनका चुनावी क्षेत्र भी। इस सड़क पर अब मेट्रो का शोर सुनाई देता है। ट्रांस अब यादों में सिमट कर रह गई है और पीली टैक्सियों में भी अब पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन इस सड़क से निकलते हुए शायद ही किसी के जहन में यह ख्याल आता हो कि यह सड़क जिस व्यक्ति के नाम पर रखी गई है, उस व्यक्ति ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की नींव रखी थी। इस व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल में जनसंघ का बीज बोया था और अब विडंबना देखिए कि जिस प्रदेश की भूमि से जनसंघ का उदय हुआ, उसी प्रदेश की जनता ने दशकों तक बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। लेकिन फिर आता है साल 2026, तारीख 4 मई। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है। कोलकाता में अब बीजेपी के झंडे और जय श्री राम के नारों के बीच एक जिक्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी होता है। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वो शख्स थे जिन्होंने साल 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानती है, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वक्त पर खुद कांग्रेसी हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट का भी वो हिस्सा थे। लेकिन बात कहां से बिगड़ी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राहें नेहरू से अलग आखिर कैसे हुई? नेहरू के साथ लियाकत के उस समझौते के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे जिसने श्यामा प्रसाद को कांग्रेस से दूर कर दिया। उस किस्से की भी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे जब नागपुर के गुरुजी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पार्टी खड़ी करने के लिए सोने की 5 मुद्राएं दी थी और इसी में से एक मुद्रा ने यूपी में बीजेपी को मजबूत किया। और साथ ही उस किस्से की भी बात करेंगे जब पार्टी के औपचारिक गठन से पहले ही यूपी में इस राजनीतिक दल की स्टेट यूनिट का फीता काटा गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है कावेंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लीडर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको एक तस्वीर की याद दिलाते हैं। आपने तस्वीर शायद जरूर देखी होगी। 9 मई 2026 कोलकाता के परेड ग्राउंड में सजा बीजेपी का मंच खचाखच भरा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं और शिवराज सिंह चौहान के बगल में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूते हैं। बाद में उन्हें गले भी लगाते हैं। अब कैमरों की नजर में आए इस बुजुर्ग को लेकर सवाल उठे कि आखिर ये कौन है जिनके प्रधानमंत्री मोदी खुद पैर छू रहे हैं। जिसके बाद गूगल की गलियों में छानबीन की गई तो काफी कुछ पता चला। ये बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उम्र 98 साल है और नाम है माखन लाल सरकार। बीजेपी के गठन के बाद माखन लाल पश्चिम बंगाल में संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहे और उस वक्त ये संगठन को मजबूती दिला रहे थे। साल 1952 में कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ माखन लाल सरकार भी गिरफ्तार हो चुके थे। अब अपने एक पुराने कार्यकर्ता को लेकर बीजेपी किस तरह का सम्मान देती है, इस तस्वीर में साफ दिखता है। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। बात करते हैं बीजेपी के संस्थापक की। 6 जुलाई 2026 को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था।
उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बड़े और जाने माने जज हुआ करते थे और साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति भी थे। उनका जन्म उस काल में हुआ था जब देश ब्रिटिश शासन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये उस दौर की बात है। खैर, वक्त बदलता है और फिर आता है साल 1950। भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था। देश में अगले ही साल आम चुनाव होने वाले थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा को छोड़ने के बाद एक नए राजनीतिक दल को खड़ा करना चाहते थे। उनके पास विजन तो था, लेकिन एक मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए जरूरी संसाधन मौजूद नहीं थे। उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे और इसी सिलसिले में मदद मांगने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली से नागपुर के लिए रवाना होते हैं। वहां एक पुराने बंगले में उनकी मुलाकात तत्कालीन आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता था, उनसे होती है। यहां आपको यह भी बता दें कि जिस बंगले में यह मुलाकात होती है, उसी बंगले में एक वक्त पर वीर सावरकर भी रह चुके थे। खैर, पुराने बंगले में हुई इस मुलाकात के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि गुरुजी किसी भी तरह की मदद से इनकार कर देते हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी हार मानने वालों में से नहीं थे और हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष से वो अगली मुलाकात करते हैं और इस महासभा को भंग कर एक नए राजनीतिक दल का गठन करने की वो यहां पर बात कहते हैं। कैलेंडर में तारीख बदलती है और इस बैठक के 4 महीने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी नई पार्टी के गठन को लेकर एक बड़ी बैठक बुला लेते हैं। मुखर्जी चाहते थे कि आरएसएस के बड़े नेता भी इसमें शामिल हों। बैठक में सुझाव दिया गया कि किसी भी तरह गुरुजी को इस नए संगठन का समर्थन देने के लिए तैयार किया जाए, उन्हें मनाया जाए। सभी जानते थे कि आरएसएस एक बड़ा स्वयंसेवक संगठन है और उसके पास एक मजबूत कार्यकर्ताओं का बड़ा और विशालकाय नेटवर्क है, जो किसी भी नई पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में साफ लिखते हैं कि राजनीति से दूर रहने की गोलवलकर की नीति संगठन के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे गोलवलकर को भी इसका एहसास हो चुका था और संगठन की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पुराने रुख में बड़ा बदलाव किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नई पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया। इसी दौरान गुरुजी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से एक ऐतिहासिक वादा भी किया था। उन्होंने क्या वादा किया था, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें सोने की 5 मुद्राएं दूंगा। ये सोने की 5 मुद्राएं दरअसल असली सोना नहीं थी, बल्कि ऐसे 5 नेताओं का प्रतीक थी जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। ये 5 नाम कौन से थे, उसके बारे में भी अब हम आपको बताते हैं। पहला नाम दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, बापू साहब सोहनी और बलराज मधोक। दीनदयाल के नेतृत्व में जनसंघ ने उत्तर प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी टीम तैयार की। बाद के कुछ वर्षों में सुंदर सिंह भंडारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी इस टीम का हिस्सा बने, जिन्होंने आगे चलकर केंद्र में सरकार भी बनाई। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनसंघ की स्थापना से पहले ही उत्तर प्रदेश में इसकी स्टेट यूनिट बना दी गई थी। 2 सितंबर 1951 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनसंघ इकाई का गठन हुआ और दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश मंत्री बनाए गए। जिसके बाद कानपुर शहर में जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन से जनसंघ ने देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो ये वो किस्सा है कि जहां से शुरुआत हुई थी। 21 अक्टूबर साल 1951 को 400 प्रतिनिधियों की बैठक में भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। पार्टी गठन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले बड़े नेता थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था। इससे पहले इस तरह का विरोध किसी बड़े नेता ने नहीं किया था। उन्होंने प्रसिद्ध नारा भी दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर को लेकर स्पष्ट रुख आज बीजेपी की नीतियों के हिस्से की ही तरह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान
नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर को लेकर स्पष्ट रुख था। पश्चिम बंगाल को लेकर भी एक जिद थी। यह वो जिद थी जिसने बंगाल को पाकिस्तान के खूनी पंजों से बचा लिया था। आजादी मिलने के बाद बंगाल का भविष्य अधर में लटका हुआ था। यहां हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। इस दौरान मुस्लिम लीग चाहती थी कि समूचा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दीवार की तरह अड़ जाते हैं। उनका साफ कहना था कि देश का बंटवारा जिस आधार पर हो रहा है, बंगाल का बंटवारा भी उसी आधार पर होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी दूसरे नेताओं ने इस कदर दबाव बनाया था कि अंग्रेजों को उनके आगे झुकना पड़ा और इस तरह से बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान के खूनी पंजों से सुरक्षित बचाया जा सका। जिस बंगाल को पाकिस्तान के खूनी पंजे से बचाने में महती भूमिका का निर्वहन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, वही बंगाल आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन का हिस्सा बना हुआ है। बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के लिए आज बंगाल की डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। अब बात करते हैं उस कड़वाहट की जिसने कांग्रेसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस से दूर कर दिया, या यूं कहें अलग कर दिया, और उन्होंने एक ऐसी पार्टी की नींव रखी जिसने कांग्रेस को इतिहास का सबसे बड़ा सियासी दर्द दिया। 1937 के चुनावों के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के प्रमुख विपक्षी नेता बने थे। आजादी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्र सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया था, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल लियाकत नेहरू पैक्ट को वे हिंदुओं के साथ छलावा माना करते थे और इसी बात पर 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुखर्जी का साफ मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है जो अपने वादों से मुकर जाएगा और वहां हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने इस समझौते को नेहरू की कमजोरी और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करार दिया था। तो ये उस वक्त की बात है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात को लेकर कांग्रेस से अलग हुए। अब समय का खेल समझिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफा देने से नेहरू को शायद ही कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जो व्यक्ति उनकी राजनीतिक महल से निकलकर अपनी झोपड़ी में रहने निकला है, वही झोपड़ी एक दिन उस सियासी महल को देश के राजनीतिक चित्र में एक सियासी सूखे का खंडहर बना देगी। आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि अगली दफा आप किस नेता की कहानी और उनका कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं। शुक्रिया।